नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश विद कृष्णा सर में स्वागत है। आज जो नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं इस वीडियो में, हम उन्हें बता दें कि हमने इस सीरीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टॉपिक किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया है और अब हम इसी सीरीज में थर्ड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो भी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में हमसे नहीं जुड़ पाए थे वो हमारी प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करें और वहां पर जो भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं जिनको वो अभी नहीं कर पाए हैं वो वहां से कर सकते हैं। यहां पर हम आपकी जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सिलेबस को रिवाइज कराएंगे। एक एक करके सारे चैप्टर्स हम यहाँ पे देने वाले हैं। बहुत फास्ट स्पीड से ये रिवीजन होगा और इसमें हम केवल उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ना हम सिर्फ सिलेबस को रिवाइज कराएंगे बल्कि कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि कम से कम टाइम में आप बेटर रिजल्ट दे सकें, पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकें और जब आप एग्जाम अटेंड कर रहे हों तो उन टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखें जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। और एग्जाम में जो एक अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि टाइम कम पड़ गया, शॉर्टेज ऑफ टाइम, वो प्रॉब्लम आपको ना आए। आप कोई अफसोस के साथ एग्जामिनेशन हॉल से ना निकलें कि मेरा ये क्वेश्चन रह गया, मैं इसे कर सकता था, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, टाइम की कमी पड़ गई। ये सारे जो बहाने होते हैं ये तब होते हैं जब हम पहले से ही इन सब चीजों के लिए ट्रेंड नहीं होते, किसी ने हमें गाइड नहीं किया होता, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें हमें बाद में अफसोस के तौर पे सामने आती हैं। तो यहाँ हम वो सारी चीजें शेयर करेंगे जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। तो अब जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हर बार हम डिस्कस करते हैं, वो ये कि हम किसी भी टेंस को जब ये जज करते हैं कि इसका सब टेंस ये है तो हमें फोकस करना होता है हिंदी सेंटेंस के टेल पर, क्योंकि हिंदी सेंटेंस में जो टेल है यानी जो उसके लास्ट के वर्ड्स हैं उसमें ही एक्शन वर्ड आता है, वर्ब आता है। तो हिंदी सेंटेंस का टेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप उस सेंटेंस का टेंस डिटरमाइन कर रहे होते हैं, टेंस फिक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से आप ये जज नहीं कर सकते, आइडिया नहीं कर सकते कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। सेंटेंस के टेंस का जो आइडिया होता है वो सेंटेंस की वर्ब से होता है और हिंदी सेंटेंस में वर्ब कहाँ आती है? टेल पे, लास्ट में। तो जैसे कि ये हमारे सामने एक सेंटेंस है, मैं यह उपन्यास पढ़ चुका हूं। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी ले सकते हैं, मैंने यह उपन्यास पढ़ लिया है। दोनों ही सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा, आई हैव रेड दिस नोवेल। तो स्टूडेंट्स ये चीज आप समझ लीजिए कि सेंटेंस में थोड़ा बहुत फेरबदल होने के बाद भी कई बार उसका जो ट्रांसलेशन है वो अनचेंज रहता है, सेम रहता है। तो मैं यह उपन्यास पढ़ चुका हूं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने यह उपन्यास पढ़ लिया है। तो मैं और मैंने, आप देख रहे हैं दोनों के लिए हम एक ही वर्ड अप्लाई करते हैं कई बार, और वो है आई। तो सेंटेंस की फीलिंग को समझना जरूरी है। आप अगर इस तरह से अपने आप को फिक्स कर लेते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आएगा तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, अदरवाइज नहीं है, तो आप चूक भी कर सकते हैं, आपसे मिस्टेक हो सकती है। मेन पॉइंट ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर एक्शन के फिनिश होने की फीलिंग आती है कि एक्शन जो है वो फिनिश हो चुका है। अगर ये फीलिंग है प्रेजेंट के अंदर तो वो सब टेंस क्या होगा? परफेक्ट। आई हैव रेड दिस नोवेल। तो जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश तो हमें दो चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। नंबर वन, कि हमारा जो वोकेब है यानी जो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स आ रहे हैं वो सब हमें क्लियर हो। सपोज करिए अगर आपको ये नहीं पता कि उपन्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सारी चीजें पता होने के बाद भी, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद भी आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, थोड़ा वोकेब हमारा स्ट्रॉन्ग साइड होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट
ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे वर्ड्स का इंग्लिश वर्जन पता है कि इस वर्ड को इंग्लिश में ये कहते हैं, हर एक वर्ड के बारे में जानकारी है, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं है तो भी आप सेंटेंस को सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए, एक तो वोकैब और एक स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हैं और आपकी वर्ड पावर थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, AUXILIARY, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है। तो इसमें ऑक्सिलरी क्या आती है, हैज हैव इसमें ऑक्सिलरी रहती है। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि HAS हैज इसका यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता है। और हैव का यूज करते हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, PS मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये आइडिया आपको होना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे वी, यू, दे या एक से ज्यादा पर्सन्स के नेम आ रहे हो सेंटेंस में, सब्जेक्ट में, तो वो प्लूरल में आएंगे। जैसे मोहन और सोहन, अजय एंड विजय, 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, मोहन, सोहन और गीता, इस टाइप से। तो ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, प्लूरल, और इनके साथ सपोर्ट करना है हैव। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट या किसी सिंगल पर्सन का नेम, तो उस कंडीशन में आपको कौन सा ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट करना है, हैज। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म सपोर्ट करते हैं हम परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का, परफेक्ट, ये जो परफेक्ट सब टेंस है इसके अंदर केवल और केवल कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो आपको जो पॉपुलर वर्ब्स हैं जिनका यूज बार बार होते हुए आप देखते हैं, उनकी आपको फॉर्म्स भी थोड़ा याद होना जरूरी है। तो एक बार आप अपनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब रीड कर सकते हैं। वैसे काफी सारी फॉर्म्स आपको याद हैं और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल होते हैं। आउट ऑफ ट्रैक, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता। बस आपने अपने सिलेबस को थोड़ा सही से पढ़ा हो तो आपके बहुत अच्छे चांस हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है स्ट्रक्चर्स की। क्योंकि मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास पूरा है, सब कुछ है, हमारे पास ईंटें हैं, हमारे पास अदर हार्डवेयर है, लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, यानी हमारे पास नक्शा नहीं है। तो सारा हार्डवेयर, सारी चीजें होने के बावजूद भी हम बिल्डिंग नहीं बना सकते। वैसे ही इंग्लिश ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, तो यहाँ पे आप बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे क्या मान सकते हो, वर्ड्स, उनकी आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। ओके, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे बिल्डिंग में मैप होता है वैसे ही ग्रामर में स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स नहीं है तो सारा कुछ होने के बाद भी आप सेंटेंस को प्रॉपर्ली ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए फॉर अफर्मेटिव। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो प्लेन होते हैं, जिनके अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड या नेगेटिव वर्ड नहीं होता। जैसे मैं यह उपन्यास पढ़ चुका हूं, मैं यह उपन्यास पढ़ चुका हूं, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं ऊपर, या मैंने यह उपन्यास पढ़ लिया है, ये दोनों ही सेंटेंस क्या हैं दोस्तों, ये अफर्मेटिव हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या था ऊपर, मैं, तो हमने आई लिया, आई, और आई को प्लूरल में कंसीडर किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई हैव रेड। रीड को जब हम सेकंड या थर्ड फॉर्म में लेते हैं तो स्पेलिंग तो रीड ही रहता है, READ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, रेड। आई हैव रेड दिस नोवेल। उपन्यास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोवेल। और इसमें कॉम्प्लीमेंट कोई है ही नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट पर ही सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता था, मैं यह उपन्यास आज पढ़ चुका हूं, तो क्या हो जाता सेंटेंस, आई हैव रेड दिस नोवेल टुडे। तो एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं वो हम
कॉम्प्लीमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स नेगेटिव। एन फॉर नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपली जिसके अंदर नहीं आता है। तो अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने यह उपन्यास नहीं पढ़ लिया है, अगर हम नहीं लगा देते हैं इस सेंटेंस में, तो यही सेंटेंस किस में स्विच ऑन हो जाएगा? ये नेगेटिव मोड में चला जाएगा। तो किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आप नहीं लगा देते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव टेंस में चला जाता है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ऊपर वाले सेंटेंस को अगर हम लेते हैं आई हैव, उसके बाद नॉट, और ये जो हमने डैश किया है इसका मतलब है ऊपर ये जो पार्ट है एमवी थर्ड से लेकर ऑब्जेक्ट और उससे आगे ये कॉम्प्लीमेंट तक, ये पार्ट क्या रहेगा? सेम। इसलिए हमने इसको यहां पे अंडरलाइन किया है और ये अंडरलाइन पार्ट यहां पे डैश करके शो किया गया है। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले पोजीशन किया जाएगा। तो सब्जेक्ट आई हैव नॉट, उसके बाद रेड दिस नोवेल। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है I1, मतलब इंटरोगेटिव टाइप 1। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं। I1 में स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड क्या से हो सकती है। जिन हिंदी सेंटेंसेज की स्टार्टिंग क्या से होती है उनको हम किस मोड में ब्लॉक करते हैं? उनको कैटेगराइज करते हैं हम I1 इंटरोगेटिव टाइप 1 में। जिन हिंदी स्टेटमेंट्स की स्टार्टिंग क्या से होती है, जैसे क्या मैंने यह उपन्यास पढ़ लिया है, तो हैव आई रेड दिस नोवेल। तो देखिए बहुत सिंपल है। आप अफर्मेटिव के साथ, जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसके साथ अगर I1 को कंपेयर करके देखें तो आप क्या पाएंगे? ऊपर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी थी और I1 में क्या हुआ? ये जो ऑक्सिलरी थी इसको हमने नंबर 1 कर दिया और जो सब्जेक्ट पहले नंबर 1 पे था अफर्मेटिव में उसको यहां नंबर 2 कर दिया। यानी ऑक्सिलरी को नंबर 1 पे ले लिया हमने, स्टार्टिंग में ले लिया, सब्जेक्ट को हमने नंबर 2 पे ले लिया। तो जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे सभी में अफर्मेटिव और I1 में यही कनेक्शन मिलेगा। तो इन चीजों को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो बहुत सारी नई बातें और एक नया तरीका समझने का हमें आता है। तो चीजों को समझने के लिए उनका कंपैरिजन करना, उनका डिफरेंस देखना कि इसका इसके साथ क्या डिफरेंस है या इसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या है। अगर हम थोड़ा इस तरीके से पढ़ते हैं तो चीजों को हम समझना शुरू करते हैं और जो चीजें हम समझ लेते हैं फिर उनको रटने की जरूरत खत्म हो जाती है। तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा कि चीजों को समझना है आपको, और इसके लिए आपका इंटरैक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए इस समय जब आप ये लेसन पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके माइंड को हिट कर रहा हो, कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो, लेकिन अगर आप उसे पूछने का थोड़ा सा साहस नहीं जुटा पाते हैं तो ये चीज आपको आपके करियर में बहुत बड़ा लॉस कर सकती है। तो जब भी आप किसी क्लास का हिस्सा होते हैं, किसी भी टीचर के सामने होते हैं, तो वहां पर आप इंटरैक्टिव रहिए, एक्टिव मोड में रहिए। तो इस क्लास में भी आप पूरी तरह से एक्टिव रहें, ये फील करें कि आप मेरे सामने हैं और आप सर से पढ़ रहे हैं। मैं ये फील करता हूं इस समय पढ़ाते समय आपको कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरी क्लास में बैठे हैं और मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं और मैं आपसे बातें कर रहा हूं। आपको जो इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है वो मैं आपको पास कर रहा हूं। तो ऐसे ही इंटरैक्टिव आप फील करें और जहां भी आपको कोई डाउट नजर आता है, आपको ये फील होता है कि ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को फ्रेश करें। एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं I1N। तो I1N कौन से सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स? जिसमें स्टार्टिंग क्या से होती है और हिंदी सेंटेंस में क्या से स्टार्टिंग और नहीं का भी प्रयोग होता है। जैसे क्या मैंने यह उपन्यास नहीं पढ़ लिया है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हैव, सब्जेक्ट आई नॉट, हैव आई नॉट रेड दिस नोवेल। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, वो है I2। I2 मतलब इंटरोगेटिव टाइप 2, वो हिंदी स्टेटमेंट जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडल में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने इसी सेंटेंस को, जिसको हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, इसी को अगर हम I2 में शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा?
मैंने यह उपन्यास कब पढ़ लिया है, मैंने यह उपन्यास क्यों पढ़ लिया है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड ले सकते हैं सेंटेंस के मिडल में। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। जो भी क्वेश्चन वर्ड हमने लिया है क्यों कब, उसकी इंग्लिश आएगी पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड। जैसे मान लीजिए सेंटेंस अगर हमने लिया मैंने यह उपन्यास कब पढ़ लिया है, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद व्हेन हैव, आई के साथ हम हैव लेते हैं, व्हेन हैव आई रेड दिस नोवेल। ओके, अब हम अपने लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है I2N। I2N जो स्ट्रक्चर है इसमें जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि क्वेश्चन वर्ड भी होगा मिडल में और नहीं भी होगा। हम अपने इसी सेंटेंस को अगर हम I2N में लेंगे तो मैंने यह उपन्यास क्यों नहीं पढ़ लिया है, ऐसा ले सकते हैं हम। तो क्वेश्चन वर्ड लेना है आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वहां पे सुटेबल हो। तो अगर हम ये सेंटेंस ये मानते हैं कि मैंने यह उपन्यास क्यों पढ़ लिया है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉलो करें। क्यों, तो वाई हैव आई नॉट रेड दिस नोवेल, वाई हैव आई नॉट रेड दिस नोवेल, ये इसका इंग्लिश वर्जन हो गया। तो आप जब भी कभी ट्रांसलेशन करें, ट्रांसलेशन की जरूरत आपको हिंदी टू इंग्लिश जो स्टोरी राइटिंग आती है, हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को आता है, वहां पड़ती है। जब भी आप कोई लेटर या स्टोरी या फिर ये ऐसे राइटिंग जैसी चीजें करते हैं यानी कंपोजिशन, वहां भी कहीं ना कहीं आप ट्रांसलेशन से गुजरते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट जो आता है आपके माइंड में वो मदर लैंग्वेज में आता है, हिंदी में आता है, और फिर आप उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश ना हो। तो क्योंकि इंग्लिश आपकी मदर लैंग्वेज नहीं है, मदर लैंग्वेज आपकी हिंदी है, तो जो थॉट्स आपके मन में आते हैं वो हिंदी में आते हैं और आपको उन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड पावर का, कि आपके पास जो भी हिंदी में वर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंस में उनका वोकेबुलरी आपको क्लियर हो, यानी आपकी वर्ड पावर सही हो। और दूसरा ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस में ट्रांसलेट कर रहा हूं हिंदी से इंग्लिश में उसका टेंस क्या है, यानी वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। और अगर प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर क्या है तो उसका सबटेंस क्या है। क्योंकि सबटेंस मैं आपको बता चुका हूं, सबटेंस कितने होते हैं फ्रेंड्स, सबटेंस 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप जब भी ट्रांसलेट करें हिंदी सेंटेंस में आने वाले वर्ड्स के बारे में कंफर्म हो कि किस वर्ड का इंग्लिश वर्जन क्या है, आपके हिंदी सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ये कंफर्म करने के बाद फिर ये कंफर्म करें कि उसका सबटेंस क्या है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और उसके बाद आपको क्या क्लियर होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर्स आपको याद हैं STRUCTURE, तो स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए आप ट्रांसलेट करें तो आपके मिस्टेक के चांस मिनिमम हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो रूल्स पर चलती है। अगर आप इन रूल्स को, इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो कोई वजह नहीं कि आप बहुत अच्छा स्कोर ना कर सकें। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट को जो कुछ भी वो पढ़ता है उसकी नोटिंग जरूर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, अगर हम कुछ चीजों को एक बार अपने हाथ से रिटन कर लेते हैं, हैंड रिटन नोट्स अगर हम बनाते हैं, तो जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम आपके रिटन नेचर के हैं, आपको लिखना है, तो जो चीज आप 1-2 बार अपने हाथ से लिख चुके होते हैं उसको रिकॉल करना, उसको लिखना आपके लिए आसान होता है। तो जब भी आप ये वीडियो देखें, चाहे आपको ये 2 टाइम्स देखना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ नोटिंग जरूर करें। और जो कुछ भी आप फीडबैक अपने पास रखेंगे, नोटिंग करेंगे, उसका एक रिवीजन, R फॉर रिवीजन, एंड
लिटिल बिट पी फॉर प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस जरूर करें और जो भी आपकी क्वेरीज हों उनको कमेंट बॉक्स में शेयर करें जिससे कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए। ओके, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप कैसे स्टूडेंट बनेंगे, एक्टिव। ओके, तभी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप कर पाएंगे और तभी आपका सपना साकार होगा अच्छे मार्क्स लाने का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो बी हैप्पी एंड डू योर बेस्ट। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।